मेंस आंसर राइटिंग के पार्ट में आज हम लोग रवि सिहाग सर का खुद का लिखा हुआ आंसर देखेंगे, जिसमें उन्होंने विजन आईएएस में टेस्ट दिया था। और हम लोग जानते हैं कि पिछले बैच के ये हिंदी माध्यम के यूपीएससी टॉपर हैं और आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये हैं हमारे रवि सर, हिंदी माध्यम के थे और विजन आईएएस में इन्होंने टेस्ट दिया है। तो अब इनका हम लोग आंसर देखते हैं कि ये आंसर किस तरह से ये लिखा करते हैं, और उससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। जैसे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला, ये एक क्वेश्चन है। स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन करें। ये देखिए, आपको 150 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क्स का है। अब हमारे बीपीएससी में शब्द सीमा होती नहीं है, लेकिन अगर जीएस में 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, आपको कम से कम 450 शब्दों में आंसर लिखना ही लिखना है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सीधा है कि यहाँ पे आपको विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला है, उनके विशेषताओं का वर्णन करना है, उदाहरण भी देना है, और सविस्तार वर्णन, मतलब जहां पे आपको जरूरत हो चित्र को भी दिखाना है। तो हम लोग एक फंडामेंटल चीज जानते हैं कि कोई भी जो आंसर होता है 150-200 शब्दों का, या हम लोग को अगर बीपीएससी को ध्यान में रखे 400-500 शब्दों का, तो आंसर का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट इंट्रो होता है, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, जो हम लोग ग्रेजुएशन में भी लिखते थे। एक होता है हमारा मेन बॉडी, जिसे मुख्य भाग कहते हैं, और तीसरा होता है कंक्लूजन, यानी इसे हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। जब हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे, जैसे ये जो पार्ट है सर का, ये इनका प्रस्तावना है, लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना टाइप का ऐसा कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे। एग्जामिनर को पता है ये जो पार्ट है प्रस्तावना, ये जो पार्ट है वो प्रस्तावना है। लेकिन जब बात आएगी कंक्लूजन की, तो नीचे हम लोग निष्कर्ष जरूर लिखेंगे, ताकि पता चले कॉपी चेकर को कि अब यहाँ पर आंसर खत्म हो रहा है। तो इन्होंने देखिए प्रस्तावना को 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों में व्यक्त किया है। वो इसलिए क्योंकि ये आंसर 150 शब्दों में ही लिखना था। जब बात बीपीएससी की होगी, जब 450 शब्दों में आपको लिखना होगा, तो ये प्रस्तावना आपका कम से कम 7 लाइनों का होना चाहिए। आप इस वर्ड को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा लिखा गया है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है हरियर व बुक्का द्वारा स्थापित, यानी इन्होंने, रवि सर ने ये साफ बता दिया कि जो विजयनगर साम्राज्य थी वो हरियर और बुक्का के द्वारा स्थापित की गई थी। ब्रैकेट में ये देना ईयर बहुत आवश्यक है कि जिस साम्राज्य के बारे में विशेष रूप से इतिहास में बता रहे हैं, बस आपको ब्रैकेट में ये दे देना है कि वो जो साम्राज्य था कब से कब था। इन्होंने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्र विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, अपितु विद्या व्यसनी व कला प्रेमी शासकों द्वारा पोषित था। यानी कि इन्होंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार, क्षेत्र विस्तार के लिए वो जाना जाता था, ये इसकी विशेषता प्रस्तावना में ही दे दी। कला प्रेमी थे ये लोग, ये इनका विशेषता हो गया। इसने भारतीय वास्तुकला में नए आयाम जोड़े, तो एक सशक्त प्रस्तावना इन्होंने लिखा है। लेकिन जब आप बीपीएससी मेंस लिखिएगा तो जो 450 शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर प्रस्तावना में 2 लाइन मिनिमम आप और ऐड करिएगा। दूसरा, प्रस्तावना एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, 2 लाइन या 3 लाइन में नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने हम लोग देख रहे हैं कि प्रस्तावना को यहाँ से शुरू किए हैं और सर ने यहाँ पे खत्म किया है। ठीक है, 2-3 लाइन आप और जोड़ सकते हैं। 8 लाइन से ज्यादा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, 7 लाइन से ज्यादा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखें तो आंसर कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे ज्यादा नंबर आएगा। तो ये जो अफसर ने यहां से जो शुरू किया है, ये बॉडी पार्ट कहलाता है, या मेन बॉडी कहलाता है, या हिंदी में जैसे हम लोग मुख्य भाग कहते हैं।
और इसमें आपको कम से कम 300 से 350 शब्दों को समाहित करना है बीपीएससी में, ठीक है। और सभी का पॉइंट सभी जो आंसर होगा वो पॉइंट वाइज होगा। तो इन्होंने पहले वास्तुकला के बारे में बताया, जब पूछा जा रहा है वास्तुकला की विशेषता, तो वास्तुकला को एक डायग्राम में दिखाया। 3 पॉइंट इन्होंने बनाया है, शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा महल हो गया, और तीसरा मंदिर हो गया। तो एक डायग्राम दे देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरा आने वाला आंसर कैसा होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है इन्होंने दिखाया, शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ। यहाँ पे यात्री नूनीज का भी डिटेल में इन्होंने बताया कि नूनीज उस समय आए थे। अब जो भी देखिए यहाँ पे इनका आंसर है वो पॉइंट वाइज है कि शहर 7 प्रकार की 4 दीवारी से घिरा था। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है। तो मेन बॉडी में एकदम याद रखना है कि इस तरह से एक पॉइंट बना लेना है और इस तरह के डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज करना है। उसके बाद पॉइंट वाइज हम लोग को बढ़ते जाना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। अब देखिए 3 पॉइंट में इन्होंने लिखा है, अब इसे एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता तो 5-6 लाइनों में हो जाता और आंसर वहां पे आंसर का जो नंबर है कम होता। इसलिए इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा और उसे समझना एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट लिखा और एक उदाहरण भी दिया, हम्पी जो कर्नाटक में है। फिर इन्होंने मंदिर का एक फोटो बनाया है। ये आप एक प्रतीकात्मक रूप से मंदिर का फोटो बना सकते हैं कि मंदिर कहाँ पे था, मुख्य महल कहाँ पे होता था, प्रकोष्ठ की संख्या कितनी थी, ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे, बीच में खेत भी होते थे। आप इस तरह का प्रतीकात्मक फोटो दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम आपको खूब बेहतर तरीके से मंदिर बनाना है, आप ये प्रतीकात्मक रूप से मंदिर हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में था कि आप स्थापत्य तकनीक के जो स्पेसिफिकेशन था उसके बारे में लिखिए। यहां से इन्होंने फिर से एक नया पॉइंट बनाया, स्थापत्य तकनीक के स्तर पर अद्वितीयता। तो अगले पेज में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कैसा लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी गारे या सीमेंटिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि जो भी वास्तुकला है उसमें गारे और सीमेंटिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, ये जो लाइन है, जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, वास्तुकला बनाए जा रहे हैं, उसमें 2 चीज का प्रयोग नहीं है, एक ये और एक ये, और यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो मेन आपके जो बुलेट पॉइंट होंगे, ये इसे हम लोग बुलेट पॉइंट कहते हैं, इस बुलेट पॉइंट को के नीचे आप अंडरलाइन करिएगा। यानी कि हम बताना चाह रहे हैं ये 2 मेन पॉइंट है मेरे इस पैराग्राफ का, इससे आंसर इंप्रूव करेगा, नंबर मिलेगा। फिर से आप देख रहे हैं महल के बारे में सर ने लिखा है तो महल दे दिया। फिर से इन्होंने डायग्राम बनाया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। अब यहाँ पे सर करते क्या कि अगर एक लाइन में सब लिख देते हैं तो फिर से नंबर कटता है। ये टॉप किए हैं तो इसके पीछे यही सब कारण है कि इन्होंने कोशिश किया है जो मेन बॉडी है वो पॉइंट वाइज हो। तो पॉइंट 1 हो गया, 2, 3, 4, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि आप उदाहरण बताइए। बहुत छोटा सा उदाहरण इन्होंने लोटस महल के बारे में बता भी दिया है। महल में जो महत्वपूर्ण महल लोटस महल है। फिर मंदिर निर्माण कैसे होता था इन्होंने बताया है। मंदिर निर्माण को इन्होंने घेरा, आप भी इस तरह से घेर सकते हैं, हालांकि बीपीएससी में लोग नहीं घेरते हैं। तो द्रविड़ शैली में है, हम लोग समझ गए। फिर मंदिर जो बनता था उसमें गोपुरम होता था, एक पॉइंट में इन्होंने लिखा। आंसर पढ़ना आवश्यक नहीं है, वो आप भी पढ़ सकते हैं कि क्या आंसर है क्या। हमें बस समझना है कि लिखना किस प्रकार से है, समझना बस यही है कि मेन बॉडी में पॉइंट होना चाहिए। तो एक पॉइंट, फिर से 2 पॉइंट आया, फिर से 3 पॉइंट आया, उदाहरणों के साथ। हम देख रहे हैं कि सब में उदाहरण है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप उदाहरण के साथ बताइए। अब ये इनका कंक्लूजन है। इस प्रकार विभिन्न सारों पर, ये 4 लाइन का कंक्लूजन है इनका। और ये 4 लाइन का कंक्लूजन इसलिए है क्योंकि ये 150 शब्दों का है। जैसे ही ये 400 450 शब्दों का होगा, ये कंक्लूजन 7 लाइनों में पैराग्राफ आना चाहिए, ठीक है।
तो ये कंक्लूजन है। अब जब आप कंक्लूजन दीजिएगा तो आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हैं। आप मेंस बीपीएससी मेंस में निष्कर्ष बीपीएससी मेंस में निष्कर्ष लिखिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। जैसे यहाँ पे आप निष्कर्ष लिखे, निष्कर्ष लिखने के एक लाइन के बाद से, जैसे यहाँ निष्कर्ष अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे निष्कर्ष हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को निष्कर्ष शुरू कर देना। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, चार लाइन में। तो ये आप तो ये इस तरह से लिखना है मेंस में। ऐसे निष्कर्ष लिख दिए हम लोग, यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने निष्कर्ष को लिख दिया और यहाँ से हम लोग आंसर लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया। अब अगला आंसर हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्वेश्चन क्या आया। तो फिर ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, 150 शब्दों का। मेंस में यूपीएससी में खासकर छोटे छोटे आंसर की मांग की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आधुनिक भारत से है कि यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था, तथापि इसे अस्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है। सविस्तार वर्णन कर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक से शुरू करना है प्रस्तावना, जो उन्होंने सुधार किए हैं उन सुधारों को लिखना है और विस्तार पूर्वक डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ लिखना है। फिर से मैं बोलूंगा कि हम लोग जो प्रस्तावना लिखेंगे, हम लोग जो प्रस्तावना लिखेंगे, जैसे कि सर ने यहाँ पे प्रस्तावना लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक का 5 लाइनों में, क्योंकि इन्हें 150 शब्द में ही लिखना है। 150 शब्द में लिखना है तो इन्होंने 5 लाइन लिखा। अब हम लोग को 400 से 450 शब्द लिखना है, तो हम लोग 7 लाइन में लिखेंगे और एक पैराग्राफ में लिखेंगे। प्रस्तावना हमेशा एक पैराग्राफ में लिखी जाती है, न कि 2 या 3 पैराग्राफ में। किसी के विषय में बताएंगे तो ये कार्यकाल इतिहास में बताना बहुत आवश्यक होता है। और टू द पॉइंट लिखेंगे, कहीं से कविता फॉर्म में नहीं लिखना है और आंसर को बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग का यही तरीका रहेगा। 7 लाइन में लिखना, प्रस्तावना लिख दिए, उसके बाद जो सुधार था इनका वो हम लोग यहाँ से मेन बॉडी में लिखेंगे। तो सुधार में आप चाहते तो डायग्राम भी चाहिए तो बना सकते हैं। तो प्रशासनिक सुधार के इन्होंने एक बनाया, यहाँ पे प्रशासनिक सुधार लिखा। तो यहाँ से आपको आंसर नहीं लिखना है, ताकि उससे है ना कि पैराग्राफ नहीं बनेगा, ये यूज मत करिएगा। यहाँ पे प्रशासनिक सुधार लिखे, या तो यहाँ इस लाइन से हम लोग को आंसर लिखना है। अब प्रशासनिक सुधार में पॉइंट 1 केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था, तो इसके बारे में इन्होंने 2-3 लाइन में दे दिया। इसी तरह से हम लोग पॉइंट वाइज, मेंस में मेन बॉडी हमेशा पॉइंट वाइज होगा। ठीक है, यहाँ प्रशासनिक सुधार लिखा है तो यहीं से आंसर को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। फिर पॉइंट में हम लोग लिखे, एक पॉइंट हुआ, फिर ये 2 पॉइंट हुआ, ये 2 पॉइंट हुआ, फिर ये दूसरा पॉइंट कहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे ये तीसरा पॉइंट है। फिर धार्मिक सामाजिक सुधार जो इन्होंने किया था, दास प्रथा वगैरह को हटाया था, वो इन्होंने लिखा है। सभी हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने सभी पॉइंट वाइज लिखा है। और 2 से 3 लाइन में हम लोग को जो ध्यान रखना है कि जो पॉइंट होगा वो 2 से 3 लाइन का ही होगा। पॉइंट 2 से 3 लाइन का ही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। मेन बॉडी मैक्सिमम 4 लाइन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और 4 लाइन के बाद आपको पैराग्राफ बदलना ही बदलना है। जैसे कि योग्यता है तो इन्होंने ऐसे घेर दिया है। मेंस बीपीएस में घेरना नहीं है, आपको अंडरलाइन कर देना है वहां पे। जैसे मैकाले समिति अंडरलाइन है, ये बुलेट पॉइंट है, तो इसे आपको अंडरलाइन सिर्फ करना है। ठीक है, यहाँ पे इनका कंक्लूजन हो गया, जो 4 लाइन 5 लाइन का कंक्लूजन है।
यहाँ पे हमें सीखना है कि जो महत्वपूर्ण चीज है उसे किस प्रकार से इन्होंने अंडरलाइन किया है। आपको भी अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे शायद फ्लो चार्ट का भी यूज होना चाहिए था। अगर ये फ्लो चार्ट का यूज होता तो और बेहतर होता। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे लास्टली कि आंसर में क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जहां भारतीय पूंजीपति दीर्घकालीन समय तक चलने वाले सामूहिक सविनय अवज्ञा के पक्ष में नहीं थे, वहीं उनमें से कई ने अपने वर्ग और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त करने में सविनय अवज्ञा का उपयोगिता यहाँ तक कि आवश्यकता को भी स्वीकार किया। यानी कि ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी जी से संबंधित है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। इसमें दो भाग में आंसर को बांट दिया गया है। एक भाग है कि जो सविनय अवज्ञा को चलाना चाहते थे, एक भाग है जो सविनय अवज्ञा को नहीं चलाना चाहते थे। आप इसे कैटेगराइज करके लिखेंगे और आजकल इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जाता है। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही तरीके का यूज रवि सर कर रहे हैं और बस वही तरीके का यूज हमें करना है। जैसे देखिए, अगर आप बॉलीवुड मूवी देखे होंगे तो पहले के एक कॉमेडियन थे महमूद, उन्होंने 150 से 200 मूवी की है और उनकी जो कॉमेडी होती थी बस एक तरीके पे निर्भर थी। एक ही तरीके का कॉमेडी करते हुए इतने बड़े वो सुपरस्टार हुए कि हीरो से भी अधिक वो पैसा लेते थे। तो जिससे आंसर आता है बस वही तरीके का उपयोग करके हमें नंबर लेना है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता आंसर राइटिंग में नहीं है। जब रवि सर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्यों करेंगे एक्सपेरिमेंट। जो सबसे बेस्ट है आज आंसर लिखने में पूरे इंडिया में, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग रवि सर को फॉलो करेंगे। तो इन्होंने प्रस्तावना लिखा फिर से 1 2 3 4 5 लाइन। आप देखेंगे तीसरा आंसर है इनका और तीनों में 5 लाइन का यूज इन्होंने किया है। और हम लोगों को बीपीएससी मेंस में हम लोगों को बीपीएससी मेंस में 7 लाइन का प्रस्तावना एक पैराग्राफ में दे देना है। 7 लाइन का प्रस्तावना एक पैराग्राफ में दे देना है, क्योंकि हम लोग का जो आंसर होता है वो 38 मार्क्स का होता है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। आंसर जो होता है वो 38 मार्क्स का आंसर जो होता है वो 38 मार्क्स का होता है। 450 शब्दों में 500 शब्दों में लिखने होते हैं। तो फिर प्रस्तावना हम लोग को 7 लाइन में लिखना है। फिर आगे बढ़ना है मेन बॉडी में। अब सविनय अवज्ञा को जो समर्थन किए तो बता दिए समर्थन के तरीके क्या थे, एकदम पॉइंट वाइज इन्होंने दे दिया। अब इसे पूरा पैराग्राफ में लिख दे तो आंसर खराब हो जाता। फिर इन्होंने 4 5 पॉइंट का यूज किया है। 4 पॉइंट में इन्होंने आंसर लिखा, 2 3 4 पॉइंट। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समर्थन के बाद कुछ आशंकाओं को फिर इन्होंने अंडरलाइन किया है और आशंकाओं में भी इन्होंने पॉइंट का यूज किया है। पॉइंट 1, पॉइंट उदाहरणों के साथ, ये ध्यान रखना है। पॉइंट 2, पॉइंट 3 पुरुषोत्तम दास दास टंडन को इन्होंने अंडरलाइन किया है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने आंसर को जो अगला मांग था लिखा है, किंतु उनका विरोध संकीर्ण नहीं था वरन अपने आर्थिक हितों से था। ये आर्थिक हित भी वे राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं रख सकते थे। उदाहरण, फिर इन्होंने पॉइंट का यूज किया है और यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दिया है 4 से 5 लाइन का। यानी हमेशा हम लोगों ने देखा कि कंक्लूजन और प्रस्तावना इन्होंने 5 लाइन का लिखा है और हम लोग को 7 लाइन का लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग रवि सर के आंसर से समझ गए हैं कि आंसर लिखना कैसे है और यूपीएससी का जो उन्होंने आंसर लिखा है उसे बीपीएससी के तर्ज पे कैसे ढालना है। अब
कम शब्दों में हम लोग को ये समझ लेना है कि अब आंसर हमें लिखने कैसे हैं, और साथ में ये हमें समझना है कि क्या क्या लिख देना है आंसर में और क्या क्या हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से लास्टली बता दे रहा हूँ। एक मिनट। आंसर जो है 3 पार्ट। पार्ट 1 इंट्रो है, यानी प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो होगा वो 7 लाइन का होगा। जो की पॉइंट प्रस्तावना में या कहीं भी होंगे उसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि ये की पॉइंट है राष्ट्रवादी भावना, इन्होंने अंडरलाइन किया। हिचकिचाहट, इन्होंने अंडरलाइन किया। राष्ट्रीय स्वतंत्र सरकार, इन्होंने अंडरलाइन किया। तो की पॉइंट को हम लोग प्रस्तावना में अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना एक एक पैराग्राफ में ही होगा, यानी कि 7 लाइन। 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लाइनें प्रस्तावना को हम लोग खत्म कर देंगे। प्रस्तावना जो लिखेंगे उसमें कहीं से अलग से हम लोग को प्रस्तावना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मामला हो गया प्रस्तावना का। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम एग्जैक्टली वहीं पे वही आंसर को लिखना है। ठीक है। अब हम लोग एक मिनट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये डिलीट नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ पे जगह है। अब हम लोग प्रस्तावना का बात कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे आंसर का सेकंड पॉइंट, जो दूसरा मुख्य भाग है। और दूसरे मुख्य भाग का हम लोग नाम जानते हैं मेन बॉडी। बीपीएससी के लिए यानी मुख्य भाग में जो हम लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मुख्य भाग लिख देना है। मुख्य भाग में कम से कम 350 शब्दों का समावेश होना चाहिए 38 नंबर के लिए। ये ध्यान रखना, 350 शब्दों का समावेश, यानी कम से कम आपको 3.5 पेज भर देना है। 3 into 1/2 पेजेस को भर देना है बीपीएससी मेंस के लिए। उसके बाद प्रस्तावना जो हम लोग लिखेंगे वो जो पैराग्राफ होगा प्रस्तावना में वो कभी भी 3 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। एक बात, पॉइंट वाइज होगा, सभी को हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। फिर ध्यान हमें देना है, जो पॉइंट वाइज लिखेंगे मेन बुलेट पॉइंट पे, जैसे कि ये बुलेट पॉइंट बोले तो सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने अंडरलाइन किया था, इस तरह से हम लोग अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। डायग्राम का यूज करेंगे। फ्लो चार्ट का हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि लिखे गांधी, गांधी जी के बारे में, गांधी जी के विचार। तो 1 विचार, 2 विचार, 3 विचार, 4, 5, और यहाँ पे हम लोग लिखते चले जाएंगे, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है। फिर मेन आंसर में समझना है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सामाजिक सुधार पॉइंट 1, तो यहीं से आंसर को नहीं लिख देना है, आंसर यहाँ से लिखना है जो सर ने उपयोग किया, यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो ये मुख्य भाग है। फिर हम लोग अब बात करेंगे, जब अगर मुख्य भाग खत्म हो गया, पेज का अभाव है मेरे पास और ये इरेज नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ बता रहे हैं। मेंस बीपीएससी में आपको निष्कर्ष लिखना है ताकि टीचर को पता रहे कि आपका आंसर खत्म हो रहा है। निष्कर्ष लिख के फिर निष्कर्ष से जस्ट 1 लाइन नीचे थोड़ा सा दायां हटके आपको 7 लाइन का निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होगा, और अपने भी कुछ विचार होंगे। चौथा, करेंट से अगर हो सके तो उसे जोड़ देना है। इतने चीजों का हम लोग को यूज करना है। ठीक है। तो ये मेंस आंसर है। अब एक अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ और भी जानेंगे जिससे कि हम लोग का आंसर और बेहतर हो। और भी कुछ टॉपर का आरटीआई कॉपी होगा तो उससे भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।